अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी को कल स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल को हमने स्टार्ट किया था। हम इस चैप्टर में 4 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को हमने कल डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइसैकेराइड, और इसके साथ साथ हम पॉलीसैकेराइड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स ऐसी शुगर को कहा जाता है जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। उन 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला है C12H22O11, और ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स एंड दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स जो कि आपकी सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं वो हैं माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। फर्स्ट है माल्टोज। माल्टोज शुगर को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। ये एक ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक करते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस फिगर के अंदर आपको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसकी कार्बन नंबर 1, और जो सेकंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसकी कार्बन नंबर 4 के साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है। इस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो माल्टोज को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा डाइसैकेराइड जो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से बनता है, और इसको हम बोलते हैं माल्टोज। नेक्स्ट है सुक्रोज। इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए लिंक करते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने की वजह से जो एक डाइसैकेराइड बनता है उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है लैक्टोज। इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि जिसमें एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए लिंक करते हैं। ये आपको यहाँ पे फिगर नज़र भी आ रही है। ये एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल है और ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से एक डाइसैकेराइड बनता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्टोज। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। यानी कि काफ़ी सारे जो मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक करते जाते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वो क्या बनाते हैं, फिर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस, दे आर sparingly soluble in water, and they are the most abundant in nature. They are usually branched or unbranched. कुछ पॉलीसैकेराइड जैसा कि स्टार्च एक्ट करता है एज अ स्टोरेज मटेरियल इन प्लांट्स, एंड ग्लाइकोजीन एक्ट करती है एज अ स्टोरेज मटेरियल इन एनिमल्स। इसी तरह कुछ पॉलीसैकेराइड जैसा कि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल को बनाती हैं और कैटन फंजाई की सेल वॉल को बनाती है। कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स के नाम ये हैं: स्टार्च, ग्लाइकोजीन, सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन एंड डेक्स्ट्रन। फर्स्ट है स्टार्च। ये एक ऐसी पॉलीसैकेराइड है जो कि फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स, ट्यूबरस रूट और पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर पाई जाती है।
ये प्लांट्स का मेजर स्टोरेज कंपाउंड है और स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है और स्टार्च के अंदर 1,4 एज वेल एज 1,6 लिंकेज भी होते हैं। स्टार्च की 2 मेन टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज को हम सिंपल फॉर्म ऑफ स्टार्च कहते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन को हम कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्टार्च कहते हैं। अमाइलोज जो है ये अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है। अमाइलोज हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, जबकि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है इन बोथ द हॉट वाटर एज वेल एज इन द कोल्ड वाटर। अमाइलोज के दरमियान हमेशा 1,4 लिंकेज है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के दरमियान 1,6 लिंकेज है। आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये है अमाइलोज। आप देख रहे हैं इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लेपोसिडिक लिंकेज के ज़रिए अटैच होते जा रहे हैं और इसमें जो लेपोसिडिक लिंकेज बनता है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 एक मॉलिक्यूल की और दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन नंबर 4 के दरमियान बन रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अमाइलोज में 1,4 लिंकेज होता है। अगर हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की, ये उसका स्ट्रक्चर है। हमने अभी कहा था कि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है, तो हाँ यहाँ आपको ब्रांचिंग भी नज़र आ रही है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके साथ ब्रांच भी उसकी अटैच हुई है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, वो भी स्ट्रेट लाइन दोबारा बना रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये 1,4 लिंकेज के ज़रिए अटैच हैं, जबकि यहाँ पे ये 1,6 लिंकेज के ज़रिए भी अटैच हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 एज वेल एज 1,6 लिंकेज होता है और अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है। नेक्स्ट जो है पॉलीसेकेराइड वो है ग्लाइकोजेन। इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ये भी ग्लूकोज का एक पॉलीमर है और ये ज़्यादा ब्रांच्ड है एज जब हम कंपेयर करते हैं अमाइलोपेक्टिन को। बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन की तरह, लेकिन उससे ज़्यादा ये ब्रांच्ड है। एनिमल के अंदर जो मेन स्टोरेज कंपाउंड है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेन। ये लीवर और मसल के अंदर पाई जाती है। ये वाटर के अंदर ग्लाइकोजेन इनसॉल्युबल होती है और आयोडीन के साथ ये रेड कलर देती है और ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये आपको ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह है लेकिन उससे ज़्यादा ब्रांच है, बस ये डिफरेंस आता है इसमें। नेक्स्ट जो पॉलीसेकेराइड है वो है सेलुलोज। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सेलुलोज। वो इसलिए क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है और कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और हाइड्रोलिसिस में इट गिव्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। और सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देती। जिस तरह स्टार्च ब्लू कलर देती थी आयोडीन के साथ, ग्लाइकोजेन रेड कलर देती थी विद आयोडीन के साथ, इस तरह सेलुलोज जो है ये नो कलर देती है विद आयोडीन, इसमें कोई कलर नहीं देती। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सेलुलोज में वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च या मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी कन्फिग्रेशन होती है, कौन सा बॉन्ड होता है, तो उनमें हमेशा अल्फा बॉन्ड होता है, जबकि सेलुलोज के अंदर ये बीटा कन्फिग्रेशन होती है। तो जो स्टार्च के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक्ट कर सकता है अल्फा बॉन्ड के ऊपर, वो कभी भी बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसी तरह हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज। उस एंजाइम में ये कैपेसिटी होती है कि वो जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है सेलुलोज के दरमियान वो उसको ब्रेक कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक सेलुलोज नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें बीटा कन्फिग्रेशन आपको इस तरह नज़र आ रही है कि एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट है जबकि दूसरा मॉलिक्यूल इन्वर्टेड है और सेलुलोज के मॉलिक्यूल के दरमियान हमेशा बीटा कन्फिग्रेशन पाई जाती है। जो लास्ट पॉलीसेकेराइड हम डिस्कस करेंगे वो है काइटिन। काइटिन भी एक स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज की तरह। जिस तरह प्लांट की सेल वॉल
सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इसी तरह फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन को भी बनाती हैं और काइटिन के अंदर कोई शुगर का मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि ये एक केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामीन। इसमें आप देख रहे हैं कि हर कार्बन नंबर 2 के साथ एक एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, वो नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। ये कार्बन नंबर 2 के साथ, ये कार्बन नंबर 2 के साथ क्या चीज़ अटैच हुई है? एन एसिटाइल ग्रुप, यानी कि ये केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामीन। इसलिए ये लिखा हुआ है कि काइटिन हैज़ नो शुगर इन इट्स मॉलिक्यूल। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सेल्स के तमाम पार्ट्स के अंदर पाई जाती है। आपके सेल कोई भी हो, उसके तमाम पार्ट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ऐड करता है एज ए स्टोरेज कंपाउंड। प्लांट के अंदर स्टोरेज कंपाउंड कौन सा होता है? स्टार्च, जबकि एनिमल के अंदर होता है ग्लाइकोजन। ये भी हमने डिस्कस भी किया है। दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में कि जब रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उससे एटीपी रिलीज होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिल्क एंड शुगर केन्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसा कि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल को बनाते हैं, जबकि काइटिन जो है ये फंजाई की सेल वॉल को बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और लिपिड के साथ भी कंबाइन करते हैं। जब ये कंबाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इनको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं या कॉन्जुगेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। इन कॉन्जुगेट कंपाउंड्स का डिफरेंट रोल होता है सेल के अंदर। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को ख़त्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।